तो आज हम शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट के साथ, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4th लेक्चर आज शुरू करता हूं मैं बच्चों, है ना। मोल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, है ना। लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था, सब चीज आपको याद होगा, है ना। हमने पढ़ा था 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और 1 मोल इक्वल टू मोलर मास भी पढ़ा था बच्चों। और एक रिलेशन लिखवाया था मैंने आपको, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू मोलर मास, है ना। और हमने ये चीज भी देखी थी बच्चों, क्या मोल नंबर और मास के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बच्चों। और हमारे को बहुत आसान हो गया मोल की डिस्कवरी के बाद क्या करना बच्चों। अगर हमें बोला गया इतने मोल्स कार्बन एटम लेके आओ तो हमें कुछ नहीं करना, या इतने मोल्स सोडियम एटम लेके आओ, सोडियम गैस से आपको क्या करना था 23 ग्राम, उसका मोलर मास 23 ग्राम सोडियम काटना था और उसमें आप बोल देते कि इसमें इतने एटम्स है ना, गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, है ना। तो ये हमारे को चीज हमने देखी थी, राइट। चलो अब हम आगे देखते हैं बच्चों, आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले फटाफट से, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और भी नई चीजों को आज सीखेंगे, ठीक बात है बच्चों। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं पहला, है ना। चलो बच्चों पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यानी 1 मोल ऑक्सीजन गैस में O2 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, है ना। तो पूछा है क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे बच्चों। देखो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस होता तो 2 होते, लेकिन 1 मॉलिक्यूल तो है नहीं बच्चों। कितने मॉलिक्यूल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है ना। क्योंकि 1 मोल का मतलब तो वही होता है ना। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, as we know that 1 mole of O2, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स बच्चों, 1 मोल का मतलब अरे 1 दर्जन में 12, तो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। बोलो समझ में आ रही बात बच्चों। अच्छा लेकिन हमसे क्या बोला है, यहाँ पर तो हमने क्या निकाला बच्चों, मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन एटम्स। एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो इसका एटॉमिसिटी देखो बच्चों कितनी है, 2। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, इतने इंटू 2, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2, है ना। O2 सॉरी ऑक्सीजन एटम्स, O एटम्स, है ना। देखो एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन, 2 इंटू कितना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। बोलो बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है। फटाफट से पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। देखो इतना मॉलिक्यूल तो कितने मोल्स में होता है, 1 मोल में होता है ना। तो देखो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, इतना मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हम क्या जानते हैं, एज वी नो दैट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। इतने मॉलिक्यूल्स अगर CaCO3 के होंगे मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ CaCO3 बच्चों, 1 मोल ऑफ
CaCO3, राइट है। अच्छा, अगर हमने पता कर लिया कि ये 1 मोल है बच्चों, तो 1 मोल का मास निकाल दो, है ना। 1 मोल, पहले इसका क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं बच्चों, कैल्शियम। चलो फटाफट से देखते हैं, CaCO3, इसका मॉलिक्यूलर मास का कैल्शियम का होता है 40, मास नंबर 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3, है ना। ये क्या हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48। अच्छा, मोलर मास निकालना होगा तो क्या करते हैं, यू हटा करके जी लिख देते, राइट, जी लिख देता हूं बच्चों। 40 50 सॉरी 48 12 50 60 60 40 100, है ना। 100 ग्राम, तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम। आएगा बच्चों समझ में, क्लियर है। क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या हो गया, मोलर मास, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, क्लियर है ना। चलो फटाफट से नोट करो, मिटा दो, चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन। अच्छा, नंबर दे रखा बच्चों, देखो ज्यादा तो मेरे को आता नहीं, मेरे को क्या पता है, पहले मैं अपने बेसिक्स को लिखता हूँ। नंबर के केस में मेरे को क्या पता है, एज वी नो दैट, है ना, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन। बोलो 1 मोल कार्बन एटम, इतना एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, है ना। ये हमें पता है बच्चों, यही पढ़ा है हमने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन एटम, है ना, इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन एटम। तो बच्चों एक बार बताना, 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल ऑफ कार्बन एटम, है ना। यूनिटरी मेथड क्लास 4 में पढ़ा होगा बच्चों। इतने एटम्स में 1 मोल, तो 1 एटम में 1 बाई इतना मोल। अच्छा, तो इतने एटम्स में कितना मोल, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 बाई, देखो इसी तरह करते हैं ना, 20 रुपये, देखो 20 रुपये का 1 किलो, सॉरी दूसरे तरीके से 20 रुपये में यार 3 किलो का दाम इतना, तो 1 किलो का दाम इतना, तो 50 किलो का दाम इतना, 1 किलो का दाम इंटू 50, ऐसे करते थे ना, इंटू ये 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मोल सी एटम। बोलो बात समझ में आ रही है बच्चों, सी एटम, है ना। देखो फिर से बताता हूं, इतने एटम्स में 1 मोल, तो 1 एटम में 1 बाई इतना मोल, तो इतने में दिस इंटू दिस नंबर ऑफ मोल, है ना। अब देखो ये से ये कट गया, अच्छा 6.022 से 2 बार में कट जाएगा बच्चों, है ना। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आए बच्चों, 2 मोल कार्बन एटम, ठीक बात है बच्चों। अच्छा, 1 मोल का मास कितना होता है 12 ग्राम, तो 2 मोल का क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 12 ग्राम कार्बन एटम, तो ये कितना हो गया 24 ग्राम कार्बन एटम। तो क्या पूछा था, कैलकुलेट द वेट ऑफ इतना एटम्स ऑफ कार्बन, इतना एटम्स ऑफ कार्बन का मास कितना होगा 24 ग्राम, है ना, 24 ग्राम कार्बन एटम, है ना। मतलब कितना मास होगा, इतने कार्बन एटम्स का मास कितना होगा 24 ग्राम। क्लियर है बच्चों। देखो इसको दूसरे तरीके से भी कुछ
फॉर्मूला बना के कर सकते थे बच्चों। देखो ये क्या है, गिवन नंबर है, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स है, राइट है बच्चों। और ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और इधर हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला तैयार होता है, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है बच्चों, क्या, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया बच्चों यहाँ से, है ना। आप चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा कर करो, या तो ये फॉर्मूला रट लो छोटा सा। उसी तरह से लास्ट क्लास में हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों, याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो फिर से जाओ वीडियो देखो, या नोट बनाया होगा आपने, है ना। एक और फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, एक फॉर्मूला ये ड्राइव किया था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास, है ना। तो दोनों ही तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स, मास के केस में ऐसे, मोल्स के केस में ऐसे, आई बात समझ में, क्लियर। अरे मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर क्या, एक मोल है ना। तो जितना नंबर दे रखा है बाय डिवाइडेड पर यूनिट मोल निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, गिवन वेट दे रखा बाय मोलर मास कर दिया तो भी नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा लो, चाहो तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो छोटे छोटे से, क्लियर है बच्चों। चलो फिर चलो इसको एक बार इस फॉर्मूले से करके देखते हैं, नीचे वाले फॉर्मूले से। क्या था बच्चों, नंबर, गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितना था, देखो यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने थे बच्चों, 12.044, राइट। तो हमसे इसका क्या पूछा था, वेट पूछा था। अच्छा चलो, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, तो पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों हम n से लिखेंगे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखेंगे, n से। अच्छा ये कितने थे, 12 × 10⁻23 भी था ना बच्चों, 12.044 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या, 6.022 × 10⁻23, कट गया ये दो बार में। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया बच्चों, 2, यानी 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होता है बच्चों, 12 ग्राम। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, देयरफॉर वेट ऑफ गिवन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, क्वांटिटी QUTY लिखा है बच्चों, है ना। वैसे तो होती है स्पेलिंग QUANTTITY। चलो 2 × 12 ग्राम बोले तो 24 ग्राम, है ना। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, यूजिंग आवर फॉर्मूला। सही बात है बच्चों। तो चलो फटाफट से पॉज करो और नोट करो। लेकिन फिर भी मैं बच्चों आपको ये कहूँगा, जब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, फटाक से निकल जाएगा। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, फॉर्मूला भूल जाओ, तो यूनिटरी मेथड लगा करके आप आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों, है ना, याद ही करना। यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 48 ग्राम ऑफ ओजोन एट NTP। सबसे पहले बच्चों NTP क्या होता है, NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है बच्चों, जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है बच्चों वो हम लेते हैं हमारा 0 केल्विन और
हाँ 0 केल्विन, और जो हमारा सॉरी नॉट 0 केल्विन, सॉरी बच्चों सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 180 लेते हैं बच्चों, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस और 180। अच्छा ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों O3 है ना। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, देखो O3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 3 × 16, ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है 16, तो ये क्या हो गया बच्चों 48 ग्राम, यानी मोलर मास इसका 48 ग्राम है बच्चों, यानी 48 ग्राम में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, as we know that 48 ग्राम ओजोन इक्वल टू 1 मोल ओजोन, ठीक बात है बच्चों। और 1 मोल ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम 3, 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने होंगे इंटू 3 एटम्स। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो 36 इतने एटम्स, देखो 3 2 जैसे 3 2 जैसे 3 3 6 18 है ना। हम चाहे तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, नंबर के बाद एक नंबर। और देखो मैंने पॉइंट को इधर किया है तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। अच्छा साइंटिफिक नोटेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा बच्चों, नहीं पढ़ा तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, है ना। चलो अब इसके बाद मैं आपको कुछ नई चीजें बताता हूँ, एनटीपी, एसटीपी, आरटीपी ये सब क्या है ना, और मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक बात है बच्चों। तो इन सब की चर्चा एक बार फटाफट से कर लेते हैं, एक बार आप पॉज करके नोट कर लो, है ना। देखो बच्चों अगर बात की जाए एनटीपी या एसटीपी की, एसटीपी क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आरटीपी एक होता है आरटीपी। देखो आपको ये 3 चीजें मिलेगी, एनटीपी या फिर एसटीपी या फिर आरटीपी। आरटीपी क्या बच्चों, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों, जो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना, रूम का टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना 180। यहाँ पे जो लेते हैं बच्चों नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितने लेते हैं बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर वही 180, ठीक बात है बच्चों। अच्छा इस पे अब देखते हैं, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों बात करेंगे हम गैस, किसकी बात करने वाले हैं गैस की, और उसके बाद बात करेंगे साथ ही साथ एवोगैड्रो लॉ की। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको अभी नहीं बताया है बच्चों, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे एवोगैड्रो लॉ की, है ना। इसी तरह से हमारे जैसे जैसे बहुत कंसेप्ट आगे बढ़ता जाएगा, आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम गैस की बात करेंगे। बच्चों गैस, किसी भी गैस की स्टेट को दिखाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, इनफैक्ट 4 चीजों की जरूरत होती है ना, किसी भी गैस को दिखाने के लिए। देखो सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में कौन सा कंप्रेसिबल है, गैस इज कंप्रेसिबल, सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं कंप्रेसिबल नहीं होते, है ना, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। अच्छा तो गैस क्या होता है कंप्रेसिबल, तो इसको प्रेशर एक चाहिए, कितना प्रेशर है उस गैस पे। अच्छा गैस की टेम्परेचर कितनी है, गैस की वॉल्यूम कितनी है, और गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अभी नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ लिया बच्चों। अब देखो गैस 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। एक होता है बच्चों आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस।
इसको आप डिटेल में पढ़ोगे बच्चों जब आप चैप्टर पढ़ोगे 5th स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। बस मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ जो आइडियल गैस होता है ना बच्चों, आइडियल गैस, उसमें क्या होता है बच्चों, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों बच्चों, देखो आपको समझा देता हूं, वैसे 5th चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे वापस से, लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि हमें मोलर वॉल्यूम निकालनी है गैसेस की। मान लो ये गैस है, ये सॉरी कंटेनर है, इसके ऊपर क्या लगा बच्चों, ये पिस्टन है ना, पिस्टन। जैसे इंजेक्शन देखा है बच्चों आपने, है ना, सिरिंज, सिरिंज देखा, सिरिंज, सिरिंज में जो वो ऊपर नीचे करते हैं वो क्या हो गया बच्चों, पिस्टन हो गया, और ये उसका कंटेनर हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बढ़ रखी है बच्चों, गैसेस, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक बात है बच्चों। अच्छा अब देखो यहाँ का टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर रखा है, टेम्परेचर क्या कर रखा है, कांस्टेंट, टेम्परेचर को नहीं चेंज करना है ना। अच्छा मान लो मैं इसको कंप्रेस करता हूँ, इस पिस्टन को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो इनके बीच की स्पेसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगर बीच की स्पेसेस कम हो जाएंगे तो बच्चों ये होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज, इनके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अरे अगर मैं मान लो किसी से तुम्हें ही दबाऊं, है ना, तो मैं तुम्हारा से करके ऐसे दबा दिया तुम्हें कस के, तो तुम्हारे ऊपर क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर, है ना। तो मैंने इसको दबा रहा हूँ तो इस पर क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो पहले वॉल्यूम कितनी थी, इतनी, अब ये यहाँ आ जाएगा तो वॉल्यूम अब इतनी रह जाएगी ना, तो वॉल्यूम क्या हो गई, घट गई, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा जी दूसरा देखते हैं, सॉरी, प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी बच्चों, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम घट गया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट है, प्रेशर इज इनवर्सली, प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम घट रहा था ना, यानी ये घटेगा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अच्छा दूसरा, अब मान लो क्या वॉल्यूम, अब मैंने क्या किया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा, मतलब इनके बीच का जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, या हम कहते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना, जो ये आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, वही तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेशर, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रख रहा हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या रख रहा हूँ बच्चों, कांस्टेंट। अच्छा अगर दोनों कांस्टेंट रख रहा हूँ और मैं यहाँ से नंबर ऑफ, एक शेड करके नंबर ऑफ मोल्स इसके इंक्रीज करूंगा, जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर तो उतना ही लगना है बच्चों, तो ये क्या होगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, यानी हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बाहर से नंबर ऑफ मोल्स डालेंगे बच्चों तो ये वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा स्पेस चाहिए उनको रहने के लिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये क्या होगा, पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, राइट है। अच्छा यही हमारा क्या है बच्चों, एवोगैड्रो लॉ है, यही एवोगैड्रो लॉ है, इसको भी बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम बॉयल्स लॉ, आप पढ़ोगे आगे, लेकिन एवोगैड्रो लॉ आपको अभी पढ़ना है, अभी और भी समझाऊंगा एवोगैड्रो लॉ में, अभी और भी चीजें हैं, फिर से आऊंगा एवोगैड्रो लॉ पे भी मैं। अच्छा इतनी बात समझ में आई, और इसमें हमें पढ़ना है बच्चों, पहले इसको आप पॉज करके पर नोट कर लो, फिर समझाता हूँ। देखो बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रेशर को कांस्टेंट करने वाला हूँ, प्रेशर को क्या करने वाला हूँ बच्चों, कांस्टेंट। मैं क्या करूँगा, प्रेशर कांस्टेंट कर देता हूँ बच्चों। जैसे ही प्रेशर कांस्टेंट करूँगा बच्चों तो क्या होगा, देखो प्रेशर मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कर दिया, कांस्टेंट। अच्छा एक बार बताओ, गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, अगर मैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। किसी चीज का भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बच्चों तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो प्रेशर को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। तो प्रेशर कब कांस्टेंट रखना है, अगर ये जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे, लेकिन हमें उस फोर्स को क्या रखना है बच्चों, कांस्टेंट। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऐसा कुछ करना, ये पिस्टन अपने आप ही ऊपर चला जाए, मतलब इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। अगर हमने क्या प्रेशर कांस्टेंट रखा है बच्चों, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। हमारी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगेगा। आई बात समझ में। अच्छा इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, इसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, है ना, जो भी। अच्छा अब मैं क्या कांस्टेंट करना चाहता हूँ, अब मैं कांस्टेंट कर देना चाहता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट कर देना चाहता हूँ। एक बार भी वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया बच्चों, है ना, एक बार भी वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया, तो मैं क्या कांस्टेंट करना चाहता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट करना चाहता हूँ। अच्छा अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, क्लैंप लगा दिया, तो आगे पीछे नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, है ना। मैंने इसको क्या कर दिया, कांस्टेंट। अब तो मूव नहीं कर सकता, फिक्स कर दिया, ठीक। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया बच्चों। अब देखो, अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे बच्चों तो जल्दी जल्दी मूव करेंगे और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी क्या लगेगा, ज़्यादा, है ना। क्यों, इतना ही है। हीट आग लगा रखी है मैंने, नीचे से आग लगा रखी है मैंने, क्या लगा रखी है, आग लगा दी है ना, आग लगा दी है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आगे बात समझ में बच्चों। अच्छा यहां से देखो हम एक चीज और कर सकते थे, इस चीज को पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे ना बच्चों। अच्छा इन सबको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी वी इक्वल टू, इधर में क्या बच्चों, एन टी, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। सारे को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक में क्लब कर दिया, राइट है बच्चों। सारे इस सारे लोगों को हमने एक में क्लब कर दिया। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा बच्चों। अच्छा चलो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बच्चों वो आता है आर। आर क्या है बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बच्चों इसकी एसआई यूनिट में जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। मोल और केल्विन से आप वाकिफ होंगे। मोल क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट, केल्विन क्या है, टेम्परेचर की यूनिट। इतनी वैल्यू होती है। जूल क्या होती है, एनर्जी की यूनिट। तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, फिक्स होती है, यूनिवर्सली इतनी होती है। कहीं भी चले जाओ संसार में, कहीं भी चले जाओ आर की वैल्यू यही होती है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था जी, है ना, वहां पर कैसे करे थे आप लोगों ने बच्चों, देखो वहां पे आप लोग कैसे करे थे, आप लोगों ने ऐसे करा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फिर इन दोनों को आपने क्या करा था, क्लब करा था। फिर यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था और g लिखा था, याद है। और g की वैल्यू क्या लिखी थी आपने, 6.67 × 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो याद है? इसी तरह क्या था 9th क्लास में आप लोगों ने, सभी लोगों ने। तो यहाँ पर उसी तरह से मैं गैस के लिए कर रहा हूँ बच्चों, क्लियर है ना? अच्छा, तो आप बुकों में देखोगे ये किस तरह से लिखा होता है, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। आई बात समझ में? इसको क्या कहते हैं बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आई बात समझ में? इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, ये मैं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं? अभी तो मैं आपको मूल पढ़ा रहा था बच्चों, अचानक से ये सब क्यों पढ़ाने लगा? पहले आप पॉज करके एक बार नोट करो, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बोर्ड रब करने वाला हूं मैं। अभी समझाऊंगा बच्चों, डोंट टेक टेंशन, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, अभी आइडियल गैस के लिए हमने क्या पढ़ा? PV इक्वल टू nRT। अच्छा, इतना पढ़ लिया बच्चों। अब फटाफट से हम क्या देखेंगे? एवोगैड्रो लॉ। ये कहता है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर at constant temperature and constant pressure equal volume of two different gases has equal number of मोल्स, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, है ना? कहने का क्या मतलब है बच्चों? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे देखो ये दो इंक के डिब्बे, राइट? ये दो इंक के डिब्बे, दोनों की वॉल्यूम क्या है? सेम है। अगर दोनों में मैं गैस भर दूं, है ना, और दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या हो बच्चों? सेम हो, है ना? इसका जो प्रेशर टेम्परेचर है, इसका भी प्रेशर टेम्परेचर वही है, और दोनों की वॉल्यूम भी सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दोनों में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दोनों में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। अच्छा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि मान लो ये A है, ये B है, दोनों की वॉल्यूम V है और इसकी भी, इस दोनों की वॉल्यूम V है, दोनों की वॉल्यूम क्या है बच्चों? इक्वल। दोनों में प्रेशर क्या है बच्चों? P, दोनों में टेम्परेचर क्या है बच्चों? T। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दोनों में इक्वल होंगे। अब कई बच्चे इस पे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी गैसेस हैं, हर एक गैस की मॉलिक्यूल की साइज सेम ही है क्या? ये गैस A, ये गैस B, क्या दोनों के मॉलिक्यूल्स की साइज सेम है क्या? नहीं, दोनों के मॉलिक्यूल्स की साइज डिफरेंट है बच्चों, ये बात याद रखना। गैस A और गैस B के मॉलिक्यूल की साइज डिफरेंट है, फिर भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। कैसे? देखो, एक्चुअल में जो गैसेस होते हैं, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होता है? जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा, राइट है? जितने स्पेस ऑक्युपाई कर रखे उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं बच्चों, राइट है ना? राइट। अच्छा, तो देखो होगा क्या कि तुम्हें पता है कि किसी भी कंटेनर में कोई भी गैस रख दो, पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है, पूरा का पूरा कंटेनर का स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, राइट? लेकिन हम 11th क्लास में आ चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे देखेंगे? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस है, गैस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना स्पेस होगा ना बच्चों, वही उसकी वॉल्यूम,
हमारी बात समझ में? तो देखो अगर मॉलिक्यूल्स की साइज लार्जर है तो दोनों के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, कम। मॉलिक्यूल्स की साइज स्मॉलर है तो स्पेस क्या होगा, ज्यादा। अरे यहां देखो ना, अगर मॉलिक्यूल की साइज लार्जर है ना, तो स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। मॉलिक्यूल की साइज छोटी है तो स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा। मॉलिक्यूल की साइज छोटी तो स्पेस ज्यादा, मॉलिक्यूल की साइज लार्जर तो स्पेस कम, है ना। इस तरह से एडजस्ट करके दोनों में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? चलो इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं बच्चों। इसको कैसे प्रूफ करके देखते हैं, मैथमेटिकली। चलो मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। चलो इसको लिख लो एक बार। देखो बच्चों, दो गैसेस थे मेरे पास, एक गैस ए था एक गैस बी था, ठीक है। हमने पढ़ा बच्चों PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, PV इक्वल टू Na फॉर गैस ए, फॉर गैस ए, है ना, RT, क्योंकि मेरे को क्या दे रखा है, दोनों गैस के लिए PA इक्वल टू PV इक्वल टू P दे रखा है बच्चों। उसी तरह से TA इक्वल टू TB इक्वल टू T दे रखा फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम, यानी VA इक्वल टू VB इक्वल टू V दे रखा है ना। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ फॉर गैस B, क्या लिखूंगा बच्चों, यहां से प्रेशर तो P, वॉल्यूम तो V, ये क्या हो जाएगा NB। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो पूरी दुनिया में एक ही है बच्चों, है ना, और TA तो T। अच्छा, अब दोनों को क्या करना है बच्चों, कंपेयर। और बच्चों फिर वही बात, कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। पढ़ा हुआ क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटी 50 पैसा 1 रुपया, 50 पैसा इक्वल टू आधा रुपया डिवाइड करके आता था, राइट है। तो चलो यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड। तो PV बाई PV इक्वल टू Na RT बाई NB RT। देखो बच्चों, RT से RT गई, PV से PV गई, है ना, PV से PV गई और RT से RT गई। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इक्वल टू Na बाई NB, यानी दिस इंप्लाई Na इक्वल टू NB। बोलो, मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। आ रही बात बच्चों समझ में? तो इसको हम इस तरह से भी तो कह सकते हैं बच्चों, एवोगैड्रो लॉ में मैंने आपको दिखाया था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, है ना। तो इस तरह से भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, प्रेशर टेम्परेचर इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है, प्रेशर टेम्परेचर भी क्या है, इक्वल है, तो वॉल्यूम इक्वल होगी। इस तरह से भी कह सकते हैं ना, मैथमेटिकली आप करके देख सकते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ क्लियर है बच्चों सभी को, है ना। इसलिए मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बताया था कि देखो अगर वहां पे अगर मैं पढ़ाया होता तो आप ये बात नहीं समझे होते बच्चों, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी नहीं थी उस समय में, है ना। चलो अब देखते हैं, अब हम मोलर वॉल्यूम पे चलेंगे बच्चों। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों, अब हम निकालने वाले हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट NTP या फिर STP। देखो बच्चों, PV इक्वल टू nRT, यही होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाई P। अच्छा, मोलर वॉल्यूम बोलने का मतलब बच्चों, मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम। बोलो, जैसे मोलर मास हुआ करता था बच्चों, मोलर मास क्या हुआ होता था, एक मोल का मास। उसी तरह से मोलर वॉल्यूम क्या होगा, एक मोल का वॉल्यूम। यानी n की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अच्छा, STP NTP पे बात कर रहे हैं तो ये 1।
ये क्या बच्चों 8.314। टेम्परेचर कितना बच्चों, कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 273 273 केल्विन बाय प्रेशर कितना बच्चों 1 atm। 1 atm को आप फिजिक्स में पढ़ोगे बच्चों या आगे पढ़ोगे स्टेशनोमीटर में, 1 atm को कहते हैं 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो सीधा डायरेक्ट होता है 10⁵ आगे बात सुन में, ये क्या हो जाएगा बच्चों लीटर, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों दिस विल कम अराउंड 22.7 लीटर। अच्छा बच्चों बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे इसको कुछ लोग अप्रॉक्स में 22.4 लीटर भी कैलकुलेट करते हैं। वो जब 1.01 पूरी की पूरी वैल्यू लेंगे तो ये आएगा, ये लेंगे अप्रॉक्सिमेटली आएगा। जो भी कंडीशन गिवन हो उसको आप अप्लाई करोगे, है ना। पुरानी बुकों में ये है, नई बुकों में ये है ना। अब क्वेश्चन में अगर आप गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन हो तो फिलहाल आप ये यूज करना, मैं बताऊंगा कब आपको ये यूज करना है, करेक्ट है। अब आरटीपी पे रूम टेम्परेचर पे अगर निकालना हो बच्चों तो V = क्या हो जाएगा 1 × 8.314, ये तो सेम ही रहेगा बच्चों। प्रेशर भी यही रहेगा बच्चों। टेम्परेचर क्या होता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो बच्चों 298 केल्विन, ये क्या हो जाएगा लीटर में। दिस विल कम अराउंड 24.45 लीटर। तो बच्चों याद रखना एसटीपी एनटीपी पे ये है ना, और आरटीपी पे आपका ये है। आगे बात सुनने और कैसे निकला समझ में आई बात, तो कंसेप्ट को याद रखो बच्चों आप लोग, है ना। किस तरह से चीजें आई वो भी आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि रट्टा मार के खत्म कर दिया। आगे बात समझ में बच्चों, तो देखो जो लास्ट टाइम मैंने आपको लिखवाया था 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 = मोलर मास ये क्या मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर। यानी बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है, कोई भी गैस हो, है ना। सबसे जब मजेदार बात तो मेरे को क्या मिली, कोई भी गैस हो दुनिया का, कोई भी गैस हो उसका मोलर वॉल्यूम क्या होने वाला है 22.4 लीटर। आई बात समझ में, दुनिया का कोई भी गैस हो उसका 1 मोल का वॉल्यूम होगा इतना फिक्स, क्योंकि हमने निकाला किसी ग्रीन गैस के लिए हमने निकाल दिया। आगे बात समझ में आ रही बच्चों। अच्छा तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो सॉलिड लिक्विड के लिए तो वो था पुराना वाला, फॉर एनी गैस हम लिख सकते हैं बच्चों, फॉर एनी गैस 1 मोल = 6.022 × 10⁻23 molecules, atoms, ions = molar mass = 22.4 लीटर। क्या दिस इज मोलर वॉल्यूम, है ना। या फिर आरटीपी पे होगा 24.45। क्लियर है बच्चों, है ना। अच्छा जो एनआईएस का पेपर देंगे अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, है ना, ओपन से जो पेपर देंगे वो 22.7 यूज करेंगे बच्चों, क्योंकि एनआईएस में 22.7 है और आईआईटी और नीट में भी 22.7 है बच्चों। अभी तक सीबीएसई में 22.4 यूज हो रहा है ना। सीबीएसई के लिए, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए ये ओनली फॉर सीबीएसई, दिस इज फॉर ऑल। क्लियर है, चलो फटाफट से पॉज करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों तो फिर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 11.2 liter of SO2 gas at NTP, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने बच्चों इतने लीटर SO2 गैस में, है ना। देखो फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। लीटर में दे रखा है, अच्छा अभी तो पढ़ा है, आज वी नो दैट 22.4 liter of SO2 = 1 मोल SO2, बोलो बच्चों। अच्छा तो 1 लीटर ऑफ SO2 =
1/22.4 है ना मोल ऑफ SO2। अच्छा, तो 11.2 लीटर ऑफ SO2 इज इक्वल टू 11.2/22.4, इतना इंटू 11.2 मोल SO2। ये क्या हो गया बच्चों 1/2 यानी 1/2 मोल SO2। अच्छा, एक मोल में कितना होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ SO2। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, काट दो इसको 1103 यानी 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों, सभी को समझ में आ गई बात है ना। देखो इतना लीटर में एक मोल अभी अभी पढ़ा था बच्चों, तो एक लीटर में 1/, इतना तो इतने लीटर में इतना इंटू 11.2 हाफ मोल, एक मोल में 6.022 तो हाफ मोल में फटाफट से हमने निकाल लिया बच्चों है ना। देखो यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स का। दो फॉर्मूले बनाए थे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के, ये तीसरा फॉर्मूला, एक जो मास के टर्म में था, एक जो नंबर के टर्म्स में था, एक जो वॉल्यूम के टर्म्स में है ना। देखो ये क्या है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 क्या है बच्चों मोलर वॉल्यूम, या मोलर वॉल्यूम तो हमेशा ही क्या होता है बच्चों 22.4, डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में बच्चों, तो ये तीन फॉर्मूले बन गए हमारे। चाहो तो आप यूनिटरी मेथड से करो, चाहो तो आप फॉर्मूले रख लो है ना। चलो एक बार फॉर्मूले से देखते हैं बच्चों, फटाफट से पॉज करके एक बार नोट करो, एक बार इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं मैन, गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना बच्चों 11.2, मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस में कितना होता है 22.4, खट खट 2 बोले तो 1/2 इतना मोल। बोलो समझ में आ रहा बात। तो एक मोल में कितना 6.022, तो therefore number of molecules equal to 1/2 into 6.022 into 10⁻23 molecules। तो ये कितना हो गया बच्चों टक 3.011 into 10⁻23 molecule। बोलो बच्चों कंसेप्ट समझ में आ रहा है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो बच्चों अभी तक तो मैं बताऊं आपको, अभी तक तो मैं बहुत ही बेसिक लेके चल रहा था, अभी तक मैं बहुत ही बेसिक्स लेके चल रहा था बच्चों। अब असली मोल कंसेप्ट शुरू होगा बच्चों। अभी तक तो मैं 9th लेवल की मोल कंसेप्ट पढ़ाई है बच्चों आपको है ना। अभी तक मैंने आपको 9th लेवल की मोल कंसेप्ट पढ़ाई है। हालांकि कंसेप्ट यही है बच्चों, कंसेप्ट पे कुछ अलग नहीं है ना। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका मोल कंसेप्ट हो गया कंप्लीट। 11th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। 11th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा मोल कंसेप्ट बहुत ही आसान है, हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हैं कंपटीशन लेवल के। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़ो, सारे वीडियो के नोट्स बनाओ, जो भी डाउट हो पूछो जरूर है ना। एंड फीडबैक, मोर इम्पोर्टेंट इज फीडबैक। फीडबैक नहीं देते यार तुम लोग कि वीडियो देखा समझ में आया नहीं आया, चलो कोई डाउट नहीं है, फीडबैक तो दे दो समझ में आ गया, आई बात समझ में। चलो ऑल द बेस्ट।